अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ को सियासी और कानूनी दोनों मुहाजों पर सख्त चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ पार्टी की सीनियर क़यादत या तो जेलों में है या पार्टी छोड़ चुकी है या छोड़ रही है, और दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को मुकदमात का सामना है, जिनमें से कुछ के मुकदमात फौजी अदालतों को सौंपे जा चुके हैं। अब तक तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी और शीरी मजारी समेत कई अहम रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। असद उमर पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि दीगर कई छोटे बड़े रहनुमा रोजाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं। और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिका बुखारी से अडियाला जेल से रिहा होते ही तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को भी अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। और इत्तलात आ रही हैं कि ये दोनों रहनुमा भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। मलिका बुखारी ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये भी कहा कि मई की गर्मी में अडियाला जेल में एक दिन गुजारे तो मुश्किलात होती। मैं 9 मई के जो गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम थे उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। मेरे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती और दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं है। देखें, अगर आप कभी अडियाला जेल के अंदर एक दिन गुजारा हो मई की गर्मी में तो ज़रा मुश्किलात होती हैं। जबकि कल असद उमर ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी मैंने आपको बता दी, ओहदे से अगर मैंने पार्टी छोड़ी तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता। दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जेल में है। जो रहनुमा जेल से बाहर आकर पार्टी छोड़ने का ऐलान करता है उसे रिहाई मिल जाती है, और जो ऐसा नहीं करता है उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज भी तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद अभी तक पुलिस की हिरासत में है। और आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाजे किया है कि मैं पार्टी छोड़कर नहीं जा रही हूं। जबकि उमर सरफराज चीमा और महमूदुर रशीद ने भी पीटीआई के साथ डटकर खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। मैं अपनी जिम्मेदार हूँ और मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ रहूंगी, पार्टी के साथ खड़ी हूँ और इमरान खान के साथ। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह और आकर तो ये सब जो छोड़ के जा रहे हैं, जो वो भी बहुत छोड़ के कम जहाँ पाक वो हमारी पार्टी में जो गद्दा आंसर था वो निकल। मैं पार्टी का वर्कर हूँ, 22 साल से एक नज़रियाती वर्कर हूँ और चलो आपका साथ खड़ा। दूसरी तरफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमे में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है, और अब मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। इसके अलावा इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 600 से जायद रहनुमाओं और साबिक अरकान असेंबली के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। FIA के ज़राए के मुताबिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, कासिम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। ज़राए का दावा है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ में बाज़ ओहदेदारों ने बैरून मुमालिक जाने की कोशिश भी की थी, जिनको एयरपोर्ट पर रोका गया। उनको बैरून मुल्क सफ़र से रोकने के लिए नाम पुलिस, CTD और खुफिया इदारों ने इरसाल किए थे। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद इमरान खान ने कहा है कि जिसे मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि वो जादू के लफ्ज कह दो। वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। फर्ज माल सारे भी छोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ को। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिसको मैं PTI का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया। इतना खौफ और हिरासा फैलाया और मैंने खुद कहा हुआ अपने लोगों को कि चुप जाओ। आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं। किसी से भी वो जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं, मैं उनसे जाके वो बात करें। दूसरी तरफ आज मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा मनाया गया और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फौज के शहदा की कुर्बानियों का एतराफ़
और उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यौम तकरीम शहदा की मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसमें आला अस्करी क़यादत और जवानों के अलावा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा भी किया, जहाँ उन्होंने पुलिस के शहदा के लवाहिकीन से खिताब करते हुए कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वक़ार को मजरूह करने वालों को ना कौम माफ़ करेगी और ना ही भूलेगी, और ऐसे अमर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़ौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं और सीसा पिलाई दीवार के मानिंद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के वक़ार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। अवाम और फ़ौज शहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। शहदा जिन्हें अल्लाह ने हयात जाविदा अता फरमाई, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के निफाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है और आर्टिकल 245 के निफाज को कलअदम करार देने, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां रोकने और सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। जबकि जिना हाउस को उन्होंने कहा है कि ये सिविलियन इमारत है, अगर उसमें कुछ हुआ है तो कैसे जो लोग हैं उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। जबकि हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले और कुछ अरसे के दौरान सियासी और अदालती शख्सियात से मुतालिक सामने आने वाली मुबैयन ऑडियो लीक्स के लिए जो तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया था, जिसने काम भी शुरू कर दिया था और उसकी दूसरी समाअत हफ्ते को होनी है। मगर चीफ जस्टिस उमरता बदियाल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद दुबैरी की दरख्वास्त पर अपनी सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बना दिया है, जो कल ही इस केस की समाअत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, कोई चीज़ एडअप नहीं कर रही है। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अगर कारकुन हैं वो महीनों जेल में रहें, आपके ऊपर मुकदमा हुआ जिसकी सज़ा मौत थी, आप जेल में रहे, जेल से निकले तब भी आपने कहा नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, और फवाद चौधरी हों, मलिका बुखारी हों, असद उमर हों, डॉक्टर शेरी मज़ारी हों, वो कह रहे हैं हम पे कोई दबाव भी नहीं है, कोई दूसरा मामला भी नहीं है, मगर हम पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है इन सीनियर रहनुमाओं के साथ जेल में? क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से वो एक एक करके पार्टी छोड़े? शाहजेब, इनके साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये है कि इनमें से बाज़ को जो है वो 3 MPO के तहत और बाज़ के ऊपर ये एविडेंस मौजूद है कि उनके केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसी सूरत में जो है वो कोई 3-4 महीने जो है वो ज़मानत नहीं होगी। उसके बाद ट्रायल में जो है वो कोई सज़ा हो सकती है, और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील आने तक कोई 4-6 माह लग सकते हैं, और इतनी देर जो है वो जेल में रहना पड़ सकता है। ये इनके साथ अब तक की कहानी जो है वो है। इसके अलावा कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। ख़ुद से ये कहते हैं कि जी हम अपने अमल के ऊपर जो है वो शर्मिंदा हैं और हम छोड़ने को तैयार हैं। तो मामला ये है कि ये एविडेंस जो है वो जिन जिन के ख़िलाफ़ है, उस एविडेंस का जायज़ा जो है वो मिलिट्री हुकाम अपने तौर पे जो है वो बड़ा बारीक बीनी से ले रहे हैं, और ये कोई पूरा केस जो है वो नहीं लेंगे। जो केस होगा उसमें वो जो है वो केस यानी ऑर्डिनरी कोर्ट में भी चलेगा, और उसमें कुछ मुल्ज़मान का जो वो देखेंगे कि उनका किरदार जो है या उनका जो जुर्म है वो ऐसा है कि उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, तो उनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो लेके जाएंगे। ऐसा मगर किन हालात में इनको रखा गया है, किन हालात में इनको रखा गया है? अडियाला हो, फवाद चौधरी साहब हो, असद उमर साहब हो, इनको किन हालात, या मलिका बुखारी साहब हो, किन हालात में रखा गया है कि मई में वो कह रहे हैं कि एक दिन गुजारना वहाँ मुश्किल होता है? ये कौन से हालात हैं कि जिसकी वजह से वो कह रहे हैं दबाव कोई नहीं है मगर उसके बावजूद पार्टी छोड़ें? नहीं, तो अडियाला जेल में जो है वो इनको रखा गया, वहाँ पे कोई 2,500-3 हज़ार आदमी और भी है, वो भी मई की गर्मी में रह रहा है ना वहाँ पे। हम भी जब रहे हैं, मई से ज़्यादा जुलाई अगस्त में जो है वो गर्मी होती है और मौसम जो है वो हबस का होता है। तो ये तो कोई मामला नहीं है। अगर ये सियासी वर्कर हैं, इन्होंने तो सियासी वर्कर की जो है ना वो भी इन्होंने जो है वो बिल्कुल जो है वो कहते हैं कि पत रोल दी है। तो ये जो है वो इनकी जो सूरत हाल सामने आई है, तो मामला ये है कि इनको सिर्फ़ एक दिन जेल में रहना मुश्किल है, या चंद दिन या चंद माह की जेल जो है वो सामने नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर जो है वो इनका ये हाल है। हालांकि हमारे सामने जो इन्होंने केसेस जेल आए थे उनमें तो सज़ा कोई 4 माह या 6 माह या 2 साल या 4 साल की नहीं थी, वो तो सज़ाए मौत के केसेस थे।
लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें जो है वो हिम्मत दी, हम अपनी जमात और अपने लीडर के साथ जो है वो खड़े रहे। तो अब इनको हौसला करना चाहिए था, लेकिन हौसला तब करते अगर इनकी कोई सियासत होती। ये तो एक फितना था, फितना है, और इसका मासवाए इस मुल्क की सियासत में जो है वो नफ़रत और बुग़्ज़ के अलावा इनका और कोई किरदार, कोई और काम नहीं था। इन्होंने यही कुछ किया है पूरे 5 साल। मगर राना साहब, ये जो कुछ हो रहा है, मैं हम्माद रज़ा साहब आवाज़ें कसो, मगर देखिए, जो गिरफ्तार हो जाए, वो अगर वो रिहा होगा सिर्फ उस सूरत में जब पार्टी छोड़ेगा, गिरफ्तार नहीं होगा तो घर वालों के साथ क्या हो रहा है। हम्माद रज़ा साहब ने ट्वीट किया कि कल मेरे वालिद को धमकी दी गई थी कि उनकी बेटियां भी गिरफ्तार हो सकती हैं। आज मेरी 2 बहनों के घर छापे पड़े, लेकिन वो दोनों मौजूद नहीं थी। फिर वो बता रहे हैं कि मैं 3 बहनों का वाहिद भाई हूँ। कल मेरे घर पर रेड किया गया, मेरे वालिद को थ्रेटन किया गया, 80 बरस से ज़ायद के उनके वालिद हैं, और फिर उनको कहा गया कि उनकी बेटियों को उठा लिया जाएगा। और आज तकरीबन 1 घंटे तक उनके जो 3 बहनें हैं उनके घर पर रेड किया गया। अब ये सब कर रहे हैं। जो गिरफ्तार है उसे रिहाई इस बात पे मिलेगी कि पार्टी छोड़ो, जो गिरफ्तार नहीं है उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है। नहीं शाहज़ेब, मामला ये है कि अब आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला देख लें, बाकी इन सब के मामलात को आप देखें। मामला ये है कि जब इन्होंने एक जो है वो नफ़रत की सियासत, इंतकाम की सियासत, बाकायदा इन्होंने जो है वो मनसूबा बंदी की, बाकायदा प्लानिंग की, लोगों को इस मकसद के लिए तैयार किया, और उसके बाद जो है 9 जुलाई को इन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो जो अपना आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले किए, और उसकी जो एविडेंस जो है वो पूरी मौजूद है कि इसके लिए ये पूरी तैयारी कर रहे थे। पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। गुलेल जो है ये आप देखें कि GB की गुलेल भी और लाहौर की भी एक ही जगह से जो है वो सारी बनी हुई है। तो पूरा इन्होंने तैयारी के साथ जब एक इन्होंने काम किया, और ये अब ऑफेंस जो इन्होंने किया है उसमें इन्होंने यानी इस हद तक चले गए। देखें, किसी भी कौम के शोहदा जो हैं वो उस कौम का प्राइड होते हैं, और उस प्राइड की बुनियाद के ऊपर उस कौम का दिफा होता है। तो जब ये क्रॉस करके लोगों के घरों को आग लगाने, आप मुझे बताएं कि 75 साल पाकिस्तान की तारीख में कभी यानी बदतरीन मुखालफत के बावजूद कभी किसी सियासी मुखालफ का किसी सियासी मुखालफ ने घर जलाया है? इन्होंने काम ही यहाँ से शुरू किया कि घरों को जो है वो आग लगाओ। शोहदा की यादगारों को, उनके मुजस्मों को किस तरह से जो है उन्होंने जलाया, किस तरह से उन्होंने बेहुरमती की। अब जब केसेस इनके खिलाफ हैं तो ये खुद को पेश करें, ये ट्रायल फेस करें। रासला साहब, अगर बेगुनाह है तो वहाँ पे अपनी ज़मानत जो है वो क्लेम करें। अब ये है कि ये यानी पेश होने का या जेल जाने का तो ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल झूठ हो जाए। कोई पेश होने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। तो जब इस तरह से छुपेंगे तो फिर पुलिस जो है वो कभी इनको इनके अजीज़ों के घरों में, कभी भाइयों के घरों में, कभी बहनों के घरों में। मगर रासला साहब, कल जो आप लोगों ने जियो फेंसिंग का डेटा जारी किया था कि किस किस रहनुमा ने रब्ता किया उन लोगों से जो बलवाई थे, इमरान खान साहब का जिक्र था, दीगर रहनुमाओं का जिक्र था, हम्माद रज़ा साहब का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कोई एक रब्ता मेरा साबित करके दिखा दे कि मैंने उस दिन किसी को भी फ़ोन किया हो। मैंने किया ही नहीं है। तो ये जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड है, ये भी क्या फिर मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए कि किसी तरह गिरफ्तार हो और फिर रिहाई शर्त पर होगी जी आपने इमरान खान से को छोड़ना है? नहीं, मामला ये है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद ये जेल जाते हैं तो ये जाएं ना, अदालत में जाएं, अपना इन्वेस्टिगेशन में अपना फैसला जो है उसको जो है वो फेस करें। मामला ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है, एविडेंस इस हद तक मौजूद है कि ये पूरे साल पे एविडेंस मुहीत है। ये पूरा साल जो है ये आप मुझे बताएं कि इनके जो सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट हैं वहाँ पे जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म का जो है ये यानी ज़हन साजी ये करते रहे हैं, तो ये तो हर एक के ख़िलाफ़ जो ये किस तरह से कहते थे कि जी अवाम फट पड़ेंगे, अवाम जब बाहर निकलेंगे आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, अवाम जो है वो चर दौड़ेंगे, अवाम जो है वो हर चीज़ को बहा के ले जाएंगे। ये किस बात के इशारे करते थे? मगर सारी तैयारी जो है ये इसी मकसद के लिए कर रहे थे, लेकिन उसमें अवाम इनके साथ नहीं थे। यही जो चंद 100 लोग हैं जिनको उन्होंने ट्रेंड किया था वो उस दिन उसके मुताबिक निकले हैं और उन्होंने ये जुर्म जो है ये बाकायदा मनसूबाबंदी से
प्लानिंग से जो है वो उन्होंने ये किया है। साहब ये फिर और ये सहूलत जो फिर उन्होंने अगर ये किया सारी है, मनसूबाबंदी सीनियर रहनुमाओं ने की थी और ज़ाहिर एग्जीक्यूट ग्राउंड के वर्कर ने किया था, अगर सीनियर रहनुमाओं के लिए ऑप्शन मौजूद है कि पार्टी छोड़ो वरना ये सबूत मौजूद है और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो गरीब कारकुन के लिए फिर ये ऑप्शन क्यों मौजूद नहीं है जिनके मिलिट्री कोर्ट में भेजे जा रहे हैं? उन्हें भी ये ऑप्शन दिया जाए कि जी आप डिस्टेंस अख्तियार करें तो आपके लिए भी रियायत मौजूद है। ये सबूत होने के बावजूद जो सीनियर रहनुमाओं के लिए सिर्फ रियायत है। नहीं देखें, जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो इनके मुतल्लक जो है वो सबूत सारे इकट्ठे हैं, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब के केस मिलिट्री कोर्ट में चलें, ऑर्डनरी कोर्ट्स में भी जो है वो केस चलेंगे। तकरीबन 282 FIRs दर्ज हुई, उनमें से 105 जो हैं वो ATA कोर्ट में चलेंगी और बाकी जो ऑर्डनरी कोर्ट में चलेंगी। जो मिलिट्री कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तादाद जो है वो 5-7 से ज़्यादा होगी। और जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं उनमें से चंद दर्जन लोग होंगे जिनकी तादाद जो है वो होगी जो मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल होगा। अब देखें, हर आदमी का जो जुर्म है उसकी एक अपनी नोयत है, उसके मुताबिक उसका फ़ैसला होगा कि वो ऑर्डनरी कोर्ट में फ़ाल करता है, ATA में फ़ाल करता है या वो मिलिट्री कोर्ट में फ़ाल करता है। लेकिन यहाँ पे जिस आदमी के ख़िलाफ़ जो है वो जो सबूत होगा वो पूरी तरह से जो है वो सब्सटेंशिएट करेगा तो फिर ही उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस चलेगा। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर, शर्मिंदगी के ऊपर जो है वो उनकी रिहाई या उनकी माफ़ी हो सकेगी, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी माफ़ी नहीं हो सकेगी, जिनका मगर साहब ये सारा कुछ ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद भी अगर कोई आदमी जो है वो अदालत के सामने भी शर्मिंदगी का इजहार करे, अदालत के सामने भी जो है वो अपने आप को गिल्टी प्लीड करे और माफ़ी का खासगार हो, तो वहाँ पे भी जो है सज़ा में राहत दे दी जाती है, सज़ा में कमी ले आई जाती है। मगर साहब ये सारा चीज़ जो है ना ये तो इस मरहले पे भी और अगले मरहले पे ये चीज़ तो रहेगी। मगर साहब ये सब कुछ सिविलियंस के साथ होगा। जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो अपने बहुत सारे जराइम मान चुके, आप लोग उन पर इल्ज़ाम लगा चुके, इमरान खान अलग उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। वो आज यौम शोहदा पर मौजूदा आर्मी चीफ के सीधे हाथ पर बैठे हुए थे। सिविलियंस के साथ होगा, उनके साथ कुछ नहीं होगा, उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। नहीं देखिए, उनके ऊपर अगर ये जो जनाह हाउस को आग लगाई गई है या जो GH के ऊपर हमला किया गया है या जो पंजाब रेजिमेंट मर्दान पे हमला किया गया और बाद में वहाँ पे कर्नल शेर खां का जो है वो मुजस्मा उसको जलाया गया, उसकी बेहुरमती की गई, अगर इन वाक़यात में उनका भी कोई अमल दखल है, आपके पास कोई एविडेंस है तो आप बिस्मिल्लाह करें, भेजें। इन तमाम चीज़ों का एक तकद्दुस है, हो सकती है। इन तमाम चीज़ों का एक तकद्दुस है, मगर मुल्क के आइन का भी एक तकद्दुस है जिसको तोड़ने का, अपने ओथ को तोड़ने का जनरल बाजवा बार बार एतराफ़ कर चुके हैं, इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि फरवरी 2021 तक तो बाकायदा उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी और मुदाखलत मौजूद थी, बहुत सारी बातें मान चुके हैं। तकद्दुस है उसका भी। नहीं देखें, अगर आप इसके ऊपर, मैं समझता हूँ कि अलहदा बात हो सकती है, लेकिन अगर आप ये बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें जो हैं सारी, ये जो हमारे मुल्क की तारीख़ रही है तो उसमें वो जिस तरह कहते हैं ना कि अगर ताख़ीर हुई तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें तो फिर वो लोग भी हैं जिन्होंने जो है वो डिक्टेटर्स को जो है वो संदे जवाज़ दी है, वो लोग भी हैं जिन्होंने डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम करने का जो है वो इख्तियार दिया है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये तो फिर होलिस्टिक लेवल पे ऊपर जो है वो देखी जानी चाहिए, लेकिन ये हक़ किसी को नहीं पहुंचता कि वो उठे और जाके जो है वो किसी के घर को आग लगा दे, पहले घर को लूटे, उसके बाद उसको जो है वो आग लगा दे। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी को नहीं पहुंचता कि वो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस अंदाज से करे कि उनकी फैमिली जो है उनको जल्दी तड़पा के रख दे। मगर 190 मिलियन पाउंड के केस में 190 मिलियन पाउंड के केस में फैसल वाउडा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद बहुत बड़े बेनिफिशरी थे, तो बाकी सबका एहतसाब होगा या फिर जनरल फैज़ हमीद का भी एहतसाब होगा? उनके हवाले से भी तहकीकात होंगी। वो तो कह रहे हैं शहजाद अकबर को बाहर निकालने में उनका हाथ था। नहीं, जो वाउडा ने जो आज कल उन्होंने बात की है, उन्होंने वो बयान जो है वो गालबन जिस तरह जो मैं सुन चुका हूँ कि उन्होंने जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है नैब में, तो बिल्कुल उसके ऊपर प्रोसीड होना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब सिंपल बयान के ऊपर कोई फ़ैसला मैं या आप तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें जो हैं अगर ये सामने आ रही हैं तो अच्छी बात है, इनके ऊपर जो है वो बात आगे चलेगी। लेकिन फिर भी
यानी एक आदमी जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम है और एक आदमी जो है वीडियो मौजूद है वो सामने जाके एक घर को लूट रहा है, उसके बाद उसको आग लगा रहा है, सामने है कि वो शोहदा की यादगारों के ऊपर जो है वो जूते बरसा रहा है। तो ये फ़र्क है। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है, तफसीलात बता रहे थे। आज इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन लेके गए हैं, मगर उस पटिशन में उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट को भी चार्जशीट कर दिया है। बहुत सारे हकाइक हैं जो उस एक पटिशन में सामने आते हैं। हम पूरी तहकीक आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान ने आज मौजूदा हालात और वाक़यात के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, मगर अपनी पटिशन में इमरान खान ने आला अदलिया को ही चार्जशीट कर दिया है और उसे एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पर पेश कर दिया है। साथ ही मरियम नवाज, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी पर खुद को मिटाने और तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। मगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया है और कहा है कि उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की और जमहूरियत के लिए एक डिक्टेटर के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। यानी कम अज़ कम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से इमरान खान की राय बदल गई है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से सदा की है कि मुल्क में लगाए गए गैर एलानिया मार्शल लॉ यानी मुसल्लह अफवाज की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में तलबी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और इसके तहत उठाए गए इकदाम को भी कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान ने मजीद इस्तदा की है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस की गिरफ्तारी, तहकीकात और ट्रायल को गैर आइनी करार दिया जाए। MPO के तहत बगैर कोई जवाब बताए तहरीक इंसाफ के अरकान, सपोर्टर्स और कारकुनों की गिरफ्तारी और हिरासत गैर कानूनी और गैर आइनी है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अरकान से ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाकर तहरीक इंसाफ को तोड़ना गैर आइनी है और आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है। इमरान खान ने मजीद इस्तदा की है कि 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इसके अलावा अदालत मजीद कोई रिलीफ मुनासिब समझे तो वो फराहम कर सकती है। अब यह तो है इमरान खान की इस्तदा जो 49 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी पटिशन में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से की है। मगर इसी दरख्वास्त में इमरान खान ने तारीखी पस मंज़र भी शामिल किया है जिसमें उन्होंने कई गलत बयानियाँ की हैं और अपनी पोजीशन और बयानिए से कई यूटर्न्स ले लिए हैं और जजिस को ही इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार करार दे दिया है। इमरान खान की पटिशन में तारीखी पस मंज़र के तनाजुर में बयान किए गए इन नकात का हक़ाइक़ से जायज़ा लेते हैं। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त के 5वें नुक्ते में लिखा है कि कुछ TV चैनल्स और मीडिया के लोगों ने गलत अफवाहें फैलाईं और तहवील में मुझ पर टॉर्चर की तस्वीर और मेरी मौत की अफवाहें सर्कुलेट की गई, जिससे ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि लोगों को उकसाया जाए और लोगों के दरमियान बदअमनी और नाराज़गी पैदा की जाए। ये लोगों को उकसाकर सड़कों पर लाने और तशद्दुद करने से मुताल्लिक एक घड़ी हुई साजिश का नतीजा था। इमरान खान साहब ने इस नुक्ते में ये एतराज़ उठाया है कि जब वो तहवील में थे तो उन पर तशद्दुद और उनकी मौत से मुताल्लिक गलत अफवाहें फैलाई गईं और एक साजिश के तहत फैलाई गईं ताकि लोगों में गम गुस्सा पैदा किया जाए और उन्हें सड़कों पर लाया जाए और ऐसा करने वाले इस सारी साजिश का हिस्सा थे। अब इमरान खान इसका इल्ज़ाम TV चैनल्स और मीडिया के लोगों पर लगा रहे हैं, मगर अहम बात यह है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ये गलत अफवाहें नहीं फैलाईं, लेकिन इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें तहवील में तशद्दुद करने की और उनकी मौत से मुताल्लिक गलत अफवाहें फैलाई किसने थी। इसका जायज़ा लेते हैं। 9 मई को जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए उस दिन इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंचोदा ने ट्वीट किया कि अगवा के वक्त इमरान खान के सर पर नोकदार कीलों वाले डंडे चलाए गए। खान साहब ने कहा गिरफ्तार करना है तो मैं तैयार हूं और जब डंडे मारकर गिराया गया तो पूछा गया कि कौन सी टांग जख्मी है। फिर जख्मी टांग पर लातों और डंडों से तशद्दुद किया गया और घसीट कर इस कौम के कायद को बायोमेट्रिक रूम से बाहर लाया गया। 9 मई को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ट्वीट किया कि इमरान खान पर दौरान गिरफ्तारी तशद्दुद की इतलात आ रही हैं, पूरी कौम अपने कायद के साथ खड़ी है और आज पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। ये ट्वीट भी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। फिर 9 मई को वकार मलिक नामी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ कि दौरान हिरासत इमरान खान पर तशद्दुद की इतलात आ रही हैं, जख्मी टांग से खून जारी है। इस ट्वीट को हम्माद अजहर ने रीट्वीट किया और कहा कि मुसलसल इतलात आ रही हैं कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है। याद रखें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो कौम माफ़ नहीं करेगी। और फिर इमरान खान की टांग से खून निकलने वाली ट्वीट को PTI रावलपिंडी के ऑफिशियल अकाउंट ने भी रीट्वीट किया। फिर 9 मई को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने ट्वीट किया कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है, उनको अगवा करने वालों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। फिर 9 मई को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने ट्वीट किया कि इतलात के मुताबिक इमरान खान साहिब को रात के आखिरी पहर में पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। रात के अंधेरे में वहाँ ये क्या करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिनकी तहवील में इमरान खान है उन्हीं से इमरान खान की जान को खतरा है। फिर 9 मई को इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने ट्वीट किया कि इमरान खान की जान खतरे में है, फैसल
फैसल नसीर उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर सकता है, कौम को उठना पड़ेगा। फिर 9 मई को ही इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने ट्वीट किया कि तुमने मेरे लीडर पर जिस्मानी तौर पर हमला किया है, अवाम इसका रद्द-ए-अमल देगी। फैसल नसीर, क्या तुम इसके पीछे हो? फिर 9 मई को ही तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया कि इन्होंने इमरान खान को बुरी तरीके से धक्का दिया और जख्मी किया। पाकिस्तानी लोगों, ये वक्त मुल्क बचाने का है, आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इस ट्वीट को इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने रीट्वीट किया और लिखा कि इमरान खान की टांग पर सूजन थी, तुमने उस पर हमला किया, तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। अल्लाह देख रहा है, अवाम देख रही है। फिर 9 मई को हसन नियाजी ने एक निजी टीवी चैनल की खबर को रीट्वीट किया जिसमें हसन नियाजी से ही मंसूबे बयान चलाया गया था कि इमरान खान की जान खतरे में है, कौम को उठना पड़ेगा। फिर 10 मई को पीटीआई की हामी सियासत ने इमरान खान के नाम से एक बयान चलाया कि इमरान खान का पैगाम है कि तौहीन की गई, गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस ट्वीट को इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने रीट्वीट किया और फिर इसी पोस्ट को इमरान रियाज खान ने भी ट्वीट किया, जिसे इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने फिर रीट्वीट किया। फिर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्रेंड चलाया गया, निकलो खान की जिंदगी बचाओ। फिर इमरान खान के हक में इन दिनों बार बार ट्वीट करने वाले अमेरिका के साबिक नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद, जिनकी ट्वीट्स को पीटीआई मुसलसल रीट्वीट करती रही है, उनका शुक्रिया अदा करती रही है। उन्होंने 11 मई को ट्वीट किया कि यह खौफ बढ़ रहा है कि इमरान खान को तहवील के दौरान कत्ल कर दिया जाएगा और इमरान खान ने आज अदालत में इस खदशे का इजहार भी किया है। फिर 9 मई के वाक़यात के अगले दिन 10 मई को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया जिसमें यह भी लिखा कि मैंने कल ही कहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ऐसी तहरीक चलेगी जिसका कोई लीडर नहीं होगा, और आज ये तहरीक शुरू हो गई है। और फिर जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। लेकिन इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त में यह कह दिया है कि मुझ पर तशद्दुद और मेरी मौत से मुताल्लिक़ गलत अफवाहें एक साजिश के तहत चलाई गई ताकि लोगों को उकसाया जाए। अगर ये साजिश थी तो इस साजिश में तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा मुलविस हो जाएंगे और शायद इमरान खान की दरख्वास्त से उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाएगा। इमरान खान की पार्टी के रहनुमा मुसलसल ये खबरें फैला रहे थे कि उन पर तशद्दुद किया गया है, उनकी टांग जख्मी हो गई है, उससे खून बह रहा है, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। मगर इमरान खान जब 9 मई को व्हील चेयर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए थे तो 2 दिन बाद हिरासत से सुप्रीम कोर्ट आए तो बिल्कुल ठीक थे, खुद चलकर आए और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ भी चढ़ी। खालसा कुछ कहेंगे? 2 दिन से क्या कहेंगे? जो 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सको। ताहम इमरान खान की पटिशन में मौजूद गलत बयानियाँ यहाँ भी ख़त्म नहीं होती हैं। अपनी पटिशन के नुक्ता नंबर 9 में उन्होंने एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया है कि जिसने आला अदलिया को चार्जशीट कर दिया है। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में गलत तासुर पैदा करना चाह रही है, जो मरियम नवाज़ का बुनियादी मकसद और हदफ है। मरियम नवाज़ इस मामले को एक ऐसे मौके के तौर पर देख रही हैं कि जिसके ज़रिए वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपने वालिद को इक़्तिदार से निकाले जाने का बदला ले सकें। अब ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है जो इमरान खान ने बज़ाहिर मरियम नवाज़ पर लगाया है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ को तो अदालती फैसले के तहत नाअहल किया गया था और अब वो 5 रुकनी बेंच मजीद मुतनाज़ हो गया है, जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। उस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। इन्हीं जजेस ने एक डिक्शनरी से काबिल वसूल तनख्वाह की तशरीह निकालकर मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया। इन्हीं जजेस ने खुद व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपनी मर्जी के अफसरान पर मबनी JIT बनाई और उनको हीरे के किरदार वाले अफसरान कहा। फिर मातहत अदालत में केस चला तो जस्टिस एजाजुल हसन मॉनिटरिंग जज बने और फिर नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा हुई और वो जेल गए। और आज इमरान खान उसी सुप्रीम कोर्ट को अपनी पटिशन में बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था और मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट से इसका बदला ले रही हैं। यानी इमरान खान मान रहे हैं कि नवाज शरीफ को मेरिट पर नाअहल नहीं किया गया था, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इक़्तिदार से निकाला था और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आला-ए-कार बन गए थे। गुज़िश्ता 6 साल से मुसलसल आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम लग रहा था और नवाज शरीफ के आज सबसे बड़े हरीफ, सियासी हरीफ यानी खुद इमरान खान ने भी इस तासुर पर मोहर लगा दी है और इसकी तस्दीक कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी पटिशन में कर दी है। इसके अलावा इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दरख्वास्त के नुक्ता नंबर 11 में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मेरे मौक्कल यानी इमरान खान 2018 में आम इंतखाबात जीत कर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इस दौरान नैब, जो कि एक कानूनी तफ्तीशी इदारा है,
वो मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ आज़ादाना इंक्वायरी और मुकदमे चला रहा था। इस दौरान दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान या उनकी जमात ने एक भी दफ़ा नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी या दीगर अफराद के खिलाफ किसी भी केस में मुदाखलत नहीं की। इस दौरान नवाज शरीफ, जिनको अदालत सज़ा याफ्ता करार दे चुकी थी, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जमानत मिली और वो प्राइवेट जहाज़ में बाहर चले गए। इसके बाद सूरत हाल बदलना शुरू हो गई और एक एक करके आसिफ अली जरदारी और बाकियों को इस्टेब्लिशमेंट की बदौलत सारे केसेस में जमानतें मिलती गई, क्योंकि चेयरमैन नैब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर काम कर रहे थे। इन लोगों ने एहतसाब अदालत के जजों और दीगर को ब्लैकमेल करने समेत हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया, सहारा लिया, जिनकी वीडियो मुनज़्ज़म तरीके से अपने मकासद हासिल करने के लिए लीक की गई। यानी यहाँ इमरान खान, नैब के नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी समेत बाकी अपोजिशन मेंबर्स के खिलाफ केसेस में ज़मानत मिलने को भी और महीनों बाद ज़मानत मिलने को भी इस्टेब्लिशमेंट की एक साजिश करार दे रहे हैं। और अगर इमरान खान का इल्ज़ाम दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान नवाज शरीफ को नवंबर 2019 में तिब्बी बुनियादों पर बेल देने वाले लाहौर हाई कोर्ट के बेंच, जो जस्टिस बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल था, उस पर इस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेशन पर फैसला देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि इससे कुछ दिन बाद मरियम नवाज को भी इसी बेंच ने ही इस केस में बेल दी और तो बकौल इमरान खान के वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर हुआ था। और जाहिर है क्योंकि यहाँ भी ख्वाजा आसिफ के हालिया इंटरव्यू का हवाला दिया गया है, तो ख्वाजा आसिफ ने भी ये सवाल उठा दिया है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को भी मैनेज किया था, जबकि जस्टिस बाकिर अली नजफी ही इसकी सरबराही में बनने वाले 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी शामिल थे, उन्होंने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को भी बेल दी थी। इसी तरह अगर इमरान खान के इल्ज़ाम को अगर दुरुस्त माना जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आसिफ अली जरदारी को 2019 में ज़मानत देने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जमानत देने का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि इन्हीं जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ ने एहसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी को भी जमानत दी थी। यहाँ तक कि मिफ्ता इस्माइल को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ही जमानत दी थी। जबकि हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2021 में जमानत देने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कर रहे थे, वो भी इमरान खान के इल्ज़ाम के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया गया। इसी तरह फरवरी 2020 में हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल केस में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने जमानत दी थी, जिनकी ऑडियो लीक सामने आई हैं, तो इमरान खान उनके साथ खड़े हो गए हैं, मगर जमानतें इस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेशन पर देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अगर इमरान खान का इल्ज़ाम दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि ख्वाजा आसिफ, जिनके खिलाफ नैब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उन्हें 2021 में जमानत देने वाला लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल बेंच भी इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन पर ऐसा कर रहा था। जबकि इनमें से बाज़ जजिस तो वो हैं जिनकी इमरान खान खुद तारीफ़ें करते रहे हैं, जबकि बाज़ जजिस तो इमरान खान को इन हालात में भी कई केसेस में बराह रास्त जमानतें और रिलीफ दे चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी ना हो इसको यकीनी बना चुके हैं। इमरान खान तहकीकात में ताबुन नहीं करते तब भी उनको रिलीफ दिया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्लाह की तो इमरान खान खुद तारीफ़ें कर चुके हैं, जिन्होंने तौहीन अदालत केस के साथ साथ दीगर केसेस में इमरान खान को रिलीफ दिया और जिनकी इमरान खान बार बार तारीफ़ें किया करते थे और कहते थे उनका फैसला मानूं। मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब ये कहता हूँ कि ये जो अतर मिनल्लाह का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफ़ा इनकी तारीफ़ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूँगा। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी इमरान खान को हालिया दिनों में रिलीफ दे चुके हैं, तो शाखाना केस में रिलीफ दे चुके हैं। जबकि जस्टिस अली बाकिर नजफी भी इमरान खान को कई केसेस में जमानत कबल गिरफ्तारी दे चुके हैं। इसी तरह पटिशन के छठे नुक्ते में इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान को इन खौफनाक वाक़यात से मुताल्लिक उस वक्त पता चला, यानी 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक उस वक्त पता चला जब उन्हें 11 मई को इस अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत की तरफ से आगाह करने के बाद इमरान खान ने फ़ौरन इन वाक़यात की मज़म्मत की, हालांकि वो इस सूरत हाल से पूरी तरह आगाह भी नहीं थे। मगर हकीकत यह है कि इमरान खान को 11 मई को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, तो उस दिन इमरान खान ने कोई मज़म्मती बयान नहीं दिया था, बल्कि ये कहते रहे कि मुझे गिरफ्तार किया गया, तो उसका रिएक्शन आया। इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि जो कुछ इंतशार हुआ मेरी गिरफ्तारी के बाद हुआ, जितना बुरा मेरे साथ हुआ इतना किसी के साथ नहीं हुआ, जो मेरे साथ हुआ इसका रिएक्शन तो आएगा। तो जैसे अतर मिनल्लाह ने इस पर कहा कि आप ऐसा ना कहें, मीडिया मौजूद है, एहतियात से बात करें, आप खुशकिस्मत हैं, आपसे बदतर दूसरे रहनुमाओं के साथ हुआ। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है, जो बाहर हो रहा है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इमरान खान से मुकालमा किया कि लीडर ये नहीं कह सकता
कि कारकुनान जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, जो कुछ हो रहा है आप उसके जिम्मेदार हैं। पूरे मुल्क में आवाम को, अपने वर्कर्स को अमन व अमान का पैगाम दें। सियासी माहौल सियासी रहनुमाओं की वजह से ख़राब है। खान साहिब जो आप बोलेंगे हर लफ्ज़ अहब होगा। यानी 11 मई की समात में जजेस ये कहते रहे कि इमरान खान साहिब आप अपने कारकुनों को रोकें, लेकिन इमरान खान ये कहते रहे कि मैं इस सबका जिम्मेदार नहीं हूँ। और फिर कई दिन गुजरने के बाद और बार बार सवालात उठाए जाने के बाद इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की थी। यानी पटिशन में यहाँ भी गलत बयानी कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी इस पटिशन में इमरान खान ने एक दफ़ा भी एजेंसियों पर इल्ज़ाम और उन सबूतों का जिक्र नहीं किया जिसका उन्होंने दावा किया था, बल्कि अपने सियासी मुखालफिन पर साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उनकी फ़ौज से गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। इसी तरह पटिशन के नुक्ता नंबर 9 में भी इमरान खान ने अपनी एक और पोजीशन से वो पीछे हट गए हैं। वो पहले कहते थे कि 9 मई के वाक़यात में उनके कारकुन मुलविस नहीं हैं, बल्कि ये एजेंसियों ने किया है और इसके सबूत उनके पास मौजूद हैं। मुझे अब ये एक मुनज़्ज़म साजिश नजर आई है जिसके तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है। जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूकें लेके, उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिया। हमारे पास अब वीडियो एविडेंस है। फौज मुझे पकड़ के लेके जा रही है और जिस तरह पकड़ा गया उसका जो रद्द अमल आना था उसका फायदा उठाते हुए सारा नजला तहरीके इंसाफ के ऊपर गिराया है, जो कि और लोग थे करने वाले। और जब भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, हमारे पास वीडियोज हैं जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने प्लान तरीके से ये सारा किया। वही लोग थे जिन्होंने मियां वाली के अंदर जहाज चौक पे जब वहां पुरअमन एहतजाज करे, उन्होंने कहा ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो आगे उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। ये बता दें कि जो हालात जिस तरह के ये खराब हुए, जलाओ गिराओ, कारकुनान के लिए उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप उनको मेरे कारकुन ही नहीं थे, मेरे कारकुन ही नहीं थे। लेकिन नुक्ता नंबर 9 में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कारकुन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं और PTI की तयशुदा पॉलिसी है कि अगर उनके कारकुनों और सपोर्टर्स ने तशद्दुद का सहारा लिया तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही उन्हें फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का हक दिया जाना चाहिए जो हर पाकिस्तानी का आईनी हक है। इसके अलावा पटिशन के 9वें नुक्ते में इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर उनके कारकुनों ने तशद्दुद का सहारा लिया है तो उन्हें इसके लिए फेयर ट्रायल का आईनी हक दिया जाना ज़रूरी है, ताकि उन पर बदगुमानियाँ, शिकायत और नए ज़ख्म ना लगें, क्योंकि हुकूमत इसका इल्ज़ाम मुसल्लह अफवाज पर लगाने का इरादा रखती है। यानी यहाँ पर इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत मौजूदा सूरत हाल को इस्तेमाल करके PTI और फौज में खलीज पैदा करना चाहती है और PTI के कारकुनों पर कार्रवाइयों का इल्ज़ाम फौज पर डालकर गलत फहमियाँ और दूरियाँ पैदा करना चाह रही है। मगर 9 मई के वाक़यात के बाद खुद इमरान खान ने ही बराह रास्त आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगा दिया था और उसकी जिम्मेदारी उन पर डाल दी थी। It's one man, the army chief. There's no democracy in that in the army. The army is getting maligned by what is happening right now, and sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. One man is scared. जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।